खुश थी, ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई लोग तो मेरे आर्टिकल से $500 $1000 कमा रहे हैं महीने का, कि मेरे को कॉलेज भी जाना होता था सुबह। हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी थी, नहीं तो एग्ज़ाम से नहीं बैठने देते थे। और मेरे क्लाइंट सारे यूएस बेस्ड थे, तो रात को भी काम करना पड़ता था। तो मैं 2-3 घंटे सो पाता था एंड मतलब काम कर रहा था। बाकी टाइम पर या तो काम या फिर कॉलेज, या तो काम या कॉलेज, यस। और हमारी इंडस्ट्री में शो ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, राइट। लोग दिखा रहे हैं हम $1 मिलियन कमा रहे हैं महीने का, असलियत कुछ और होती है बैक एंड पे। फिर अकाउंट सस्पेंड हो गया मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि क्या होगा, ठीक है ना। क्लाइंट्स के भी कुछ, क्योंकि गूगल उस टाइम पे अभी भी रिलेटेड अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर देता है, तो मेरे 3 क्लाइंट अकाउंट्स भी सस्पेंड हो गए थे। हे गाइस, वेलकम टू गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे अपने एक अजीज दोस्त, एक मिस्ट्री मैन और वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन हुम आई पर्सनली नो। तो आज हम उनसे बात करेंगे वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी लोग एस्पिरेशन रखते हैं ई कॉमर्स बिजनेस करने का या ऑनलाइन कोई भी अपना बिजनेस करने का, कोई वेंचर करने का, तो उनके लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आज आने वाली हैं। तो इससे पहले कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, सबसे पहले हम मौका देते भाई को अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसके बाद हम अपने मुद्दे पे बात स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स वेलकम स्वीकृत मलिक भाई। एक बार इंट्रोड्यूस करो बेसिकली टीम को। थैंक यू कृष्ण भाई, आपने मेरे को बुलाया। तो मेरा नाम स्वीकृत मलिक है, मैं चंडीगढ़ से ही बिलोंग करता हूँ और मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। स्वीकृत भाई, अपने बारे में कुछ ना बेसिक जो बिल्कुल इनिशियल बिगिनिंग होती है लाइफ की, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप शेयर कर सको तो। कहाँ आप रहे, पढ़ाई क्या की, किन चीज़ों में इंटरेस्ट था, और कैसे ऑनलाइन वाली चीज़ में आए, का एंट्री पॉइंट कैसे रहा। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ का ही हूँ, चंडीगढ़ ही रहता हूँ। एंड स्कूलिंग मेरी टेंडर हार्ट स्कूल सेक्टर 33 से हुई थी, चंडीगढ़ से ही। उसके बाद कॉलेज मेरा चितकारा यूनिवर्सिटी था, मैंने बीटेक करी है वहाँ से। तो मैं 2 साल ही कॉलेज गया हूँ वैसे तो, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम के दौरान ही ऑनलाइन बिजनेस में आ गया था। मैं उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे, बेसिकली फ्रीलांसिंग थी वो, ठीक है। फाइवर, अगर आपको याद होगा, फाइवर, अपवर्क तो अब बना ही है, उस टाइम पे ओडेस्क होता था। हाँ, तो ओडेस्क पे मेरे पास क्लाइंट्स होते थे, फाइवर पे मेरे पास क्लाइंट्स होते थे। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट राइटिंग से, ठीक है। मैं कुछ ब्लॉगर्स थे, उनके लिए कंटेंट राइटिंग करता था, ठीक है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। फिर मेरे को पता लगा कि ये कंटेंट कैसे पब्लिश हो रहा है एंड मेरे कंटेंट से वो कैसे पैसा कमा रहे हैं। तो फिर मैंने अपने ब्लॉग्स भी शुरू किए, बट इवेंचुअली वो फेल हो गए, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं थी, एसईओ का कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कि हम लिखते हैं एंड हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो पब्लिश होते हैं और उनको एडसेंस से पैसा आता है। पर ये नहीं पता था कि उसको रैंक भी कराना होता है। ये सब 2012-13 में एसईओ वगैरह जो चीज़ें हाँ, होती है, मेरे को कुछ नहीं पता था। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब ऐसा था कि मैं 20 रुपीज़ पर आर्टिकल, 20 रुपीज़ लेता था पर आर्टिकल का, क्योंकि पता ही नहीं था। 12वीं क्लास में 20 रुपये बहुत होते थे, ठीक है ना। 5 आर्टिकल भी दिन के लिखे, 100 रुपये बन गए, ठीक है ना। तो 100 रुपये उस टाइम पे बहुत होते थे अपने लिए, कि चलो पॉकेट मनी आ रही है, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मैंने गूगल किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये वो। कौन से ईयर की बात है? 2012 की बात है ये, 2012 की बात है ये। 2012 में जितना मुझे याद है, मैंने स्टार्ट किया था एज अ कंटेंट राइटर, एंड देन 20 रुपीज़ पर आर्टिकल मैं चार्ज करता था। 5 आर्टिकल भी दिन के लिखता था तो 100 रुपये बन जाते थे। घर से पॉकेट मनी 50 रुपये मिलती थी, ठीक है ना। हमें 100 रुपये बन रहे हैं हमारे, तो खुश थी, ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई लोग तो मेरे आर्टिकल से $500 $1000 कमा रहे हैं महीने का। कैसे पता चला आपको कि जो आप आर्टिकल लिख के दे रहे हो उससे कोई इतना कमा रहा है? मेरे को ब्लॉग का रेवेन्यू, मेरे जिसके लिए मैं लिखता था उसी ने बताया था कि हाँ इतना अर्न करते हैं हम। हाँ, पर मुझे sharing नहीं पता होती है, था कि बातचीत हो। कैसे बैकएंड पे कैसे काम करती है एसईओ, ये वो, राइट। बट अपने मन में एक लालच तो आता ही है, तब तो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बंदे थे, ठीक है ना। कि भाई मैंने तो आर्टिकल लिखा, मुझे 20 रुपये मिले या महीने का 3000 रुपये मिला, बट आगे बंदा लाखों रुपए कमा रहा 40,000 50,000 लाख रुपया कमा रहा है। तो मैंने एक्सप्लोर की ये चीज़, पर मेरे को एसईओ की नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसी ब्लॉग। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैंने आर्टिकल्स पब्लिश किए। बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इंडेक्सिंग क्या होती है, एसईओ क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। बट इवेंचुअली फेल हो गए वो ब्लॉग्स। फिर मैंने गूगल किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मतलब अब पहले सिर्फ कंटेंट पब्लिशिंग वाला काम चल रहा था और वो चीज़ फेल हुई, उसके बाद डीप में जानने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। होता क्या है
और जब यही कंटेंट दूसरों के लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा राइट। तो मैंने सर्च किया, मेरे को आज भी याद है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन सर्च किया था। पहला कीवर्ड जो यूनिवर्सली सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला और सबसे ज़्यादा लाइफ बदलने वाली चीज़ अगर होगी एग्जैक्टली, तो आई वुड से कि ये चीज़ होगी। ठीक है भाई, ठीक है। कंटिन्यू। वो मैंने सर्च किया एंड उस टाइम पे इस कीवर्ड पे गूगल बिड कर रहा था अपनी ऐड पे, गूगल लाइक लर्न गूगल एड्स, वो एजुकेट कर रहा था गूगल एड्स का, ठीक है ना। गूगल एडवर्ड्स तब बोलते थे, अब गूगल एड्स नाम हो गया। तो वहीं पे गूगल के ही रिसोर्सेज कुछ आए गूगल एडवर्ड्स के। फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया, मेरे को पता लगा गूगल एडवर्ड्स भी कुछ चीज़ है। फिर मेरे को एक मेंटर मिले बहुत अच्छे, मिस्टर गगनप्रीत सिंह, आप भी उनको जानते हो। बिल्कुल। तो उनको मैंने रीच आउट किया कि मेरे को सीखना है, तो वो ट्रेनिंग देते थे गूगल एडवर्ड्स सीखने की उस टाइम पे। गगन पाजी इज़ वन ऑफ द ओजीज ऑफ कह सकते हैं गूगल के इनिशियल टाइम के एसईओ एक्सपर्ट्स, और गूगल एड्स जो गूगल एडवर्ड्स था उस टाइम पर उसके खुद भी करते थे, अपने ब्लॉग्स के ऊपर भी, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी, और उसकी कोचिंग भी देते थे लोगों को, मेंटरशिप भी देते थे और शायद कोर्सेज वगैरह भी सेल करते थे। हाँ, मेंटरशिप और ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग बेसिकली देते, राइट। ऑफलाइन ट्रेनिंग देते। ठीक है, तो आपको गगन भाई से मुलाकात हुई। हाँ, मेरी ठीक उनसे है। मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सिखाऊंगा। तो मेरे को लेकिन अंदर एक वो था, जज्बा था कि हाँ Grit। सीखना ही सीखना है। प्लस रिव्यूज़ भी उनके बहुत लोगों से सुने थे कि ये बंदा है असली, जिनसे आप सीख सकते हो, एक एक्चुअल स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो फिर उनको काफ़ी मैंने फॉलो अप लिया उनसे। तो 2 महीने के बाद ही एग्रीड कि चलो मैं सिखा दूंगा आपको। मतलब पहले मना कर दिया, लेकिन जो बहुत मना किया। रेगुलर तो इससे कह सकते हैं कि अगर आपको लिटरली अगर कोई चीज़ चाहिए ही है तो यू विल गेट इट एनी हाउ, चाहे वो जिद से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से। ठीक है। तो उनकी भी एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ मैं। उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब वो पढ़ाना बंद कर चुके थे, ठीक है। पर मैं उनके पास जब मैं पहुँचा तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तो एक कंडीशन है कि मैं तभी पढ़ाऊँगा अगर तो अपने साथ 5 बच्चे लेके आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने आसपास वाले फ्रेंड सर्कल में स्टोरीज़ बनाई कि हम पैसा कमाएंगे ये वो, तो साथ में चलते हैं उनके पास, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं। वो भी बहुत हैरान हुए कि भाई मैंने तेरे को आज बोला और 5 बंदे तू ले भी आया अगले दिन। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेरे को सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, चाहे तू अकेला हो चाहे 5 बंदे और हों। तो उस टाइम हम 3 बंदे थे टोटल जो एग्री किए। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, 6 महीने तक उन्होंने हमें सिखाया गूगल एड्स क्या होता है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत सारे तरीके भी बताए कि हम इसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं स्किल को। पहला तरीका था सर्विसेज सेल करके। सेकंड कि तरीका दूसरों के लिए एड्स चलाया जाए, यस, उसकी सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, बेसिकली गूगल एड्स की सर्विसेज, ठीक है। मैंने उनसे पीपीसी सीखी थी, ठीक है। पेपर क्लिक। पेपर क्लिक, यस, पीपीसी एडवर्टाइजिंग जो गूगल एड्स पे होती है। फिर उन्होंने बताया कि हम इससे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है तब तक। तो मैंने बस गूगल एड्स सीखी उनसे, एंड वो भी काफ़ी बिजी रहते थे उस टाइम पे अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो उन्होंने मेरे को बेसिक बता दिया कि तू ओडेस्क पे प्रोफाइल बनाओ एंड वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, आप क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज, क्लाइंट्स को सर्विसेज दो, राइट। तो हमने स्टार्ट किया, मैंने प्रोफाइल बनाई, प्रोफाइल बिल्ड करी। मेरे पास पहला क्लाइंट आया कुछ $200-300 का, विच वॉज अ वेरी वेरी बिग जंप। मैंने उनको फ़ीस भी कुछ $200 के आसपास दी थी उस टाइम पे, और मेरी फर्स्ट क्लाइंट से ही वो सारी फीस रिकवर हो गई थी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मेरे को याद है कि मेरे को कॉलेज भी जाना होता था सुबह। हमारे कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी थी, नहीं तो एग्जाम से मेरी बैठने देते थे। और मेरे क्लाइंट सारे यूएस बेस्ड थे, तो रात को भी काम करना पड़ता था। तो मैं 2-3 घंटे सो पाता था एंड मतलब काम कर रहा था, बाकी टाइम पर या तो काम या फिर कॉलेज। या तो काम या कॉलेज, यस। तो उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा हो गया था। हाँ, मतलब मैं गूगल एड्स की सर्विसेज ही दे रहा था, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आने लग गए थे एंड एक काफ़ी अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। तब मैं फर्स्ट ईयर में ही था कॉलेज के, और मैं फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा अर्न कर रहा था। मतलब जो हमारे कॉलेज में एवरेज सैलरी पैकेज होता था उस टाइम पे, तो मैं फर्स्ट ईयर में उतना अर्न कर रहा था। तो अपने आप को बादशाह ही समझते थे कि हमारे से ऊपर कौन है, ठीक है। मैं घर पे भी बोलता था कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, कि पढ़ाई करने का गोल क्या है, पैसा कमाना है। पैसा हम उतना कमा ही रहे हैं, अब नहीं पता था कि लिमिट क्या होती है। तो मेरे को घर वालों ने भी बताया कि पढ़ाई तो पूरी करनी ही है, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इवेंचुअली मैंने कॉलेज भी मैनेज किया, साइमल्टेनियसली मैं अपनी सर्विसेज भी बेच रहा था। सेकेंड ईयर में मुझे याद है कि मेरे पास इतना क्लाइंटेज था कि मेरे को एम्प्लॉयज़ रखने पड़ रहे थे, ठीक है, मैनेज करने के लिए। हाँ, मैनेज करने के लिए काम। तो मैं सेकेंड ईयर में था, मैंने इसी 8B में ही अपना फर्स्ट ऑफिस रेंट पे लिया था। हम बात कर रहे हैं फेज 8B मोहाली पंजाब की।
ठीक है। वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफिस हमने रेंट पे लिया था मैंने अपना, वहाँ पे मैंने टीम बिल्ड करी थी, तब मैं सेकेंड ईयर में ही था कॉलेज के, ठीक है। एंड हमारा काम बढ़िया चल रहा था। ओके। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सप्लोर करते करते मेरे को पता लगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बताया कि तू गूगल एड्स क्लाइंट्स के लिए क्यों कर रहा है, हम इससे खुद के लिए भी हम कर सकते हैं ये स्किल को यूज़। तो मैंने पूछा कैसे, तो किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग नाम की एक चीज़ होती है, वो स्टार्ट करो आप। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। ठीक है। वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, बट मैंने गूगल एड्स को यूज़ नहीं किया। उसका रीज़न क्या था, जब मेरे को पता लगा कि डेटिंग ऑफर्स होते हैं वो हम चला सकते हैं। मेरे को पता नहीं था कि कैसे चलाने हैं। मैंने गूगल एड्स पे अपने ही अकाउंट पे डेटिंग की कीवर्ड लगा के चला दिया। से फर्स्ट डे मेरा अकाउंट हो गया सस्पेंड। ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। मैं था कि भाई मेरा तो क्लाइंट्स का काम भी रुक गया, मैंने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। एक्साइटमेंट में कई बार प्रिकॉशन लेना या फिर इनफ जो रिसर्च, हाँ, नॉलेज नहीं हमने कलेक्ट करे बिना काम कर दिया, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। बट इससे रुकना नहीं चाहिए। वो अभी हालांकि भाई की कहानी में भी आएगा। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक बार कोई चीज़ करते हैं और गलती हो गई, उसके बाद में जस्ट वो बोलते हैं भाई ये चीज़ डेंजरस है और इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि नुकसान भी उठाने पड़ते हैं, और लोग फिर बैक टू बेसिक्स जो पहले कर रहे थे उस चीज़ में वापस चले जाते हैं। फिर अकाउंट सस्पेंड हो गया मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि क्या होगा। ठीक है ना, क्लाइंट्स के भी कुछ, क्योंकि गूगल उस टाइम पे अभी भी रिलेटेड अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर देता है, तो मेरे 3 क्लाइंट अकाउंट्स भी सस्पेंड हो गए थे। ठीक है। तो बहुत बड़ा सेटबैक लगा मुझे कि ये मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है। बट समहाउ क्लाइंट्स के अकाउंट्स तो वापस आ गए, हमने अपील किया, गूगल से बात करी, उनके अकाउंट्स वापस आ गए, बट एक रिलेशन ख़राब हो गया उस टाइम पे क्लाइंट से कि तुमने ये गलती करी है। तो वो सेटबैक लगा। फिर मैंने एक्सप्लोर किया गगन पाजी के साथ मिलके ही कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया एडल्ट ट्रैफिक सोर्स के बारे में। एडल्ट ट्रैफिक सोर्स क्या होता है? ठीक है। फेसबुक भी एक ट्रैफिक सोर्स था, बट उसमें भी सस्पेंशंस थी। बट एडल्ट ट्रैफिक सोर्स पे कोई सस्पेंशन नहीं है, वो कंप्लाइंट है। और डेटिंग ऑफर्स एडल्ट ट्रैफिक पे चलेंगे, सबको पता है क्यों। ठीक है। फिर हमारी स्टार्ट होती है वहाँ से। ट्रैफिक जंकी करके एक ट्रैफिक नेटवर्क है, अभी भी है। वो मेरा पहला ट्रैफिक सोर्स था आउट ऑफ गूगल एड्स, जिसमें मैंने काम करना शुरू किया। बेसिकली गूगल या फेसबुक जो है कुछ तरह के कंटेंट को या ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए मना करता है, तो उन कंटेंट को या उन ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए आप कह रहे हो कि हम अडल्ट ट्रैफिक या जो ट्रैफिक जंकी के थ्रू जो ट्रैफिक था उसको यूज़ कर रहे हैं। उसको यूज़ किया। ठीक है। ओके। वहाँ से हमने फर्स्ट ऑफर अपना लॉन्च किया डेटिंग का, एंड समहाउ इनिशियली कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, बट हाँ इवेंचुअली हमने लर्न किया उस ट्रैफिक से, उस डेटा को ऑप्टिमाइज़ किया, और हम अपने फर्स्ट प्रॉफिटेबल कैंपेन पे आ गए थे 10 से 15 दिन के बाद। $200-250 स्पेंड किया था उस टाइम पे हमने, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा नंबर था हमारे लिए लूज़ करना। ठीक है। हमने वो स्पेंड किया, हम प्रॉफिटेबल आए, एंड कुछ 25-30% ROI के साथ हमने कैंपेन्स को स्टार्ट किया। फिर इवेंचुअली हम करते करते काफ़ी हमने स्केल किया एडल्ट ट्रैफिक पे डेटिंग ऑफर्स के साथ ही। ठीक है। यहाँ से मेरी एफिलिएट मार्केटिंग जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर हमने और तरह के ऑफर्स भी टेस्ट किए, गूगल एड्स भी टेस्ट किया, फेसबुक एड्स भी टेस्ट किया मल्टीपल ऑफर्स पे, बट समहाउ हमारी सस्पेंशंस को हम रोक नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एडल्ट ट्रैफिक से ही स्टिक रहते हैं, या हम इस टाइप के और ट्रैफिक सोर्सेज पे जाते हैं जहाँ से हम काम कर सकते हैं। डाउन द लाइन 2017 तक हमने एडल्ट ट्रैफिक पे ही काम किया, और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम किया। क्योंकि अडल्ट वाले में कुछ अकाउंट रिस्ट्रिक्शन या वो वाला प्रॉब्लम नहीं हाँ, था, वो वाला प्रॉब्लम नहीं और था। दूसरों में था। हाँ, दूसरों में था, एंड हम डेटिंग ऑफर्स पे ही काम कर रहे थे। बहुत अच्छा काम किया हमने। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। वो भी हमें कहाँ से पता लगा कि एक एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है बैंकॉक में। 2017 में फर्स्ट टाइम मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गया था बैंकॉक। वहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। मेरे को पता लगा एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया बहुत ही अलग है। मैं तो बहुत छोटी चीज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी एक्सपोजर मिला, बहुत अच्छे लोग मिले, वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप के ट्रैफिक सोर्सेज पे काम कर रहे हैं, किस टाइप के ऑफर्स रन कर रहे हैं। वहाँ से फिर इवेंचुअली हमें स्टार्ट मिली कि हम गूगल एड्स को यूज़ करके भी एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, फेसबुक एड्स को यूज़ करके भी हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, सस्पेंशंस को कैसे कम कर सकते हैं, एंड कंप्लाइंट होके भी हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये थी बेसिकली मेरी कैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में आए और किस तरह की जर्नी रही। ठीक है।
अभी आपने जैसे जिक्र किया कि आप एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए, तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वहाँ जाना फालतू में सिर्फ टाइम वेस्ट है या पैसा वेस्ट करने वाली चीज़ है। लेकिन हम पर्सनली और आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं या जाने के फ़ायदे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते। तो एक बार मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में जो लोग देख रहे हैं, उनको एक बार आप बताओ कि क्यों इन कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह के इवेंट्स में जाना आपको लगता है कि ज़रूरी है? और वहाँ पर जाकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली बाहर कहीं पर आपको या तो नहीं मिलती है या फिर मिलती भी है तो पूरी पिक्चर नहीं समझ में आती? सो सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्क। बहुत बड़ी सेइंग है, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ठीक है, तो मेरा सारा नेटवर्क कॉन्फ्रेंसेस में जाके ही बिल्ड हुआ है। ठीक है, और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हिंड्रेंसेस अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग जब हम करते हैं। जब हम स्टेप डाउन करते हैं, वी वांट समवन कि हमारे पास कोई हो जिससे हम पूछ सकें, जिससे हम डिस्कस कर सकें कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो अगले वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, या उसको प्रॉब्लम आ रही है मेरे को नहीं आ रही होगी। सब बंदों को प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइम्स पे आती ही आती हैं, एंड कभी मैं किसी को हेल्प करता हूँ कोई बंदा मेरे को हेल्प करेगा। तो मेरे लिए नेटवर्किंग वाज द फर्स्ट गोल कि मैं कॉन्फ्रेंसेस पे जाना स्टार्ट किया। एंड हमें अगर कोई प्राइवेट एफिलिएट ऑफर चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो कॉन्फ्रेंसेस में जाके ही मिलते हैं। एक और रीज़न ये भी है कि अगर हम किसी मोस्ट ऑफ द गुड एफिलिएट नेटवर्क्स को एज एन इंडियन हम अप्लाई करें तो हम रिजेक्ट हो जाते हैं। वो नहीं देते। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या जो ये वाली बेल्ट है, ये अपने कर्मों के कारण थोड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड से पीछे है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ही उनकी ब्लैक लिस्ट में आते हैं कि हमारे अकाउंट्स ही सस्पेंड हो जाते हैं एफिलिएट नेटवर्क के भी। तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं वहाँ पे काम करना, जो अच्छे नेटवर्क्स हैं। तो ये कॉन्फ्रेंसेस में वो लोग डायरेक्ट आते हैं, और अगर हम $1000 की टिकट खरीद के वहाँ जा रहे हैं तो उनको भी लगता है कि ये सीरियस बंदा है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, या ये एक तरीके से वैलिडेशन हो गई कि बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली काम करना चाहता है। क्योंकि जो नॉर्मली फ्रॉड वाले लोग होते हैं या तो वो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते, या फिर आते भी है तो वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, एक भी रुपया खर्च नहीं करने वाला वो रहता है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। फर्स्ट टाइम मैं कॉन्फ्रेंस पे जब गया था तो मेरा गोल यही था कि मैं अपना एफिलिएट नेटवर्क्स की अप्रूवल लूँ। ठीक है, वहाँ से फिर मेरे को पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पता लगा कि नेटवर्किंग करना कितना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। मेरे जो कनेक्शंस बने, मेरे कुछ जेवीज़ भी हुए इवेंचुअली। आज मेरे इतने सारे मल्टीपल जेवीज़ चल रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ। तो वो उस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही है कि मेरे को वो कॉन्फ्रेंसेस में जाके जो लोग मिले, आज उनके साथ मैं बहुत काम कर पा रहा हूँ, अपने बिजनेस को स्केल भी कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो मतलब अगर हम $1000 की टिकट प्लस मान लो $3000 का खर्चा भी हो रहा है एक ट्रिप पे, उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न ही आता है। क्योंकि अगर हम एक कॉन्फ्रेंस में जाके 50 बंदों से भी मिल रहे हैं, एक भी बंदा हमें वैसा मिल जाता है, हाँ, तो वो मल्टीफोल्ड रिटर्न देके जाएगा आपको। राइट, राइट ऑन। यहाँ पर मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कुछ हमारे फ्रेंड्स, अब कम्युनिटी ऐसी है जिसमें बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो लास्ट ईयर की बात है, 2022 में, सॉरी अब लास्ट ईयर हो गया वो, फेब 22 में दुबई में इवेंट था। तो एक फ्रेंड था, उसको हमने बोला कि भाई चलते हैं, इवेंट है। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं जाने की, तो वो कभी नहीं गया था। तो हमने उनको बोला कि भाई चलते हैं, वहाँ कई सारी नई चीज़ें पता लगती हैं और ऐसा। तो पहले तो नहीं माने, बट फिर भी हमें लगा यार फ्रेंड है तो एक अपने को भी होता है ना, साथी मिल जाता है तो फ़न भी हो जाता है और बंदे को भी कुछ नया पता चलेगा। तो वो वहाँ पे गया, मान लिया हमारी बात और गए वहाँ पे। और उसके बाद में वो जस्ट एक जाके एक चेयर पे बैठ गया पूरे इवेंट में। और फिर जब हम वापसी आए, ये सब जो भी इवेंट था वो हो गया। उसके बाद में वो कहा भाई तुमने ले गए वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे फालतू में लोग या तो दारू पी रहे थे या फिर लोगों ने बस अपने ही कुछ से कुछ मतलब जैसे अपनी तारीफें होती है ना क्योंकि एवरीबडी इज देयर टू सेल। किसी को कुछ ना कुछ अपना या सर्विस बेचना है, या फिर अगर मैं भी किसी के साथ नेटवर्क करना चाहता हूँ तो आई हैव टू प्रूव समथिंग कि भाई मैं कुछ हूँ, क्यों तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर ही नहीं रहे हो, आप जाके एक चेयर पे जाके बैठ गए और उसके बाद आप कहते हो कि यार इन इवेंट्स वगैरह में कुछ नहीं होता, फुद्दू चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा सोचने का तरीका और वर्किंग का तरीका बदलने की ज़रूरत है। और इसके अलावा ये भी होता है कि मान लो एक बार आप इवेंट में गए और उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है जिसे जैसे भाई ने बताया कि अगर 50 लोगों से मिलते हो तो मे बी देयर इज़ अ नैरो चांस कि एक पर्सन या कोई एक नेटवर्क या कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने शायद
आपको कोई बता भी नहीं रहा था, ओवर हियर कर लिया, दो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो आपको सुनाई दिया और वहाँ से आपको कुछ क्लिक हो गया। तो चीज़ सिर्फ क्लिक होने की है, इसके लिए सिर्फ इवेंट में जाना इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन और देखना है, एनालाइज करना है, जिससे आसपास लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और थोड़ी सी लोगों में मैंने ये देखा है कि किसी के पास जाके कुछ पूछने की या तो वो हिम्मत नहीं कर पाते या उनको लगता है मैं उससे क्यों पूछने जाऊँ। तो अगर ये वाली चीज़ें थोड़ा सा हम समझ जाएं तो दीज काइंड ऑफ इवेंट्स कैन बी लिटरली गेम चेंजिंग। हमारे लिए भी, हम पहले ब्लॉगिंग करते थे, ब्लॉगिंग में एक इवेंट होता था, याद होगा, ब्लॉग एक्स करके पहले। तो जैसे ही हम फर्स्ट टाइम इवेंट में गए तो हमें पता चला कि भाई, हम सोचते थे कि भाई हम एडसेंस से महीने के 2000-1500 कमा रहे हैं तो बहुत हम तीर मार रहे हैं, क्योंकि लिटरली दैट वाज अ थिंग कि हम कॉलेज में रहते हुए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इतने पैसे कमा रहे थे कि हमारे कॉलेज के शायद जो डीन है वो भी उस लेवल की सैलरीज नहीं ले रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला कि देयर आर पीपल हु आर इवन मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर डे। तो ये चीज़ हमें कभी भी नहीं पता चल पाती अगर हम उस इवेंट में नहीं जाते। तो जब आपको कोई चीज़ पता चलती है तो फिर आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हो। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज़ कि यू शुड गो टू दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज। बहुत सारी चीज़ें नई मिलती हैं और बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे हम भाई को भी किसी ना किसी तरीके से नेटवर्किंग के थ्रू ब्लॉग एक्स पे ही मिले थे हम। तो ये एक नेटवर्किंग रिलेटेड हमारा अपना एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। अब हम बात करते हैं सुकृत भाई से कि आज के दिन में आप जो एफिलिएट से या कंटेंट राइटिंग से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो आज आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, एक बार अगर आप शेयर करें तो। तो आज की डेट में हम मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं, मोर और लेस एफिलिएट मार्केटिंग में ही कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम न्यूट्रा एफिलिएट करते हैं। न्यूट्रा इज़ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एफिलिएट करने को हम न्यूट्रा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको न्यूट्रासिटिकल या न्यूट्रा बोलते हो आप? बेसिकली वेट लॉस, ओके, हेयर लॉस, बैक पेन, नी पेन या ब्रेन पिल्स, किसी भी तरह की जो नॉन फार्मा प्रोडक्ट्स हैं बट हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम न्यूट्रा बोलते हैं, ठीक है। एंड हम मेजरली हम यूएस कनाडा में सेल करते हैं इनको। हमारे कुछ पार्टनर्स के ही ऑफर्स होते हैं जिनके हम एज एन एफिलिएट बन के हम उनके साथ काम करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज़ वन ऑफ आवर वर्टिकल। उसके बाद हम कंटेंट आर्बिट्राज भी करते हैं। हम सर्च आर्बिट्राज को टेस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। लीड जनरेशन कर रहे हैं हम मल्टीपल निशेज़ में। एक लाइन में अगर आप ऑडियंस को बता सको कि व्हाट इज़ आर्बिट्राज, इसको सिंपल शब्दों में अगर हमें एक्सप्लेन करना हो। आर्बिट्राज का बेसिक मतलब होता है कहीं से हम कुछ खरीद रहे हैं और उसको थोड़े से ज़्यादा प्रॉफिट में हम बेच रहे हैं, ठीक है। कि हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और 12 रुपये में बेच दी, उसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। कंटेंट आर्बिट्राज में का क्या मतलब है कि सेम चीज़ है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। हम किसी एक ट्रैफिक सोर्स से हम ट्रैफिक खरीद रहे हैं और अपना ट्रैफिक को मोनेटाइज कर रहे हैं गूगल एड्स के थ्रू, मतलब गूगल एडसेंस के थ्रू या मल्टीपल एड नेटवर्क्स के थ्रू। तो एक तरह से सिंपल भाषा में ही हो गया कि हम अपने कंटेंट को कहीं से हम अपने कंटेंट के लिए ट्रैफिक बाय कर रहे हैं और उसी ट्रैफिक को हम कहीं पे सेल कर रहे हैं और बीच में जो मार्जिन बच रहा है थोड़ा सा, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, उसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। तो बेसिकली आपने 1 लाख में कोई ट्रैफिक खरीदा और उसको 1,10,000 या 20,000 जो भी आपकी वर्किंग है उसके हिसाब से उतने में बेच दिया, तो जो कॉस्टिंग निकालने के बाद अमाउंट बचा वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। ओके, तो एफिलिएट मार्केटिंग हो गया और उसके बाद आर्बिट्राज हो गया, और क्या कर रहे हैं आप? हर चीज़ एफिलिएट मार्केटिंग ही है। अच्छा, एफिलिएट का ही ये इंटरनल एफिलिएट के सब पार्ट्स पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद लीड जनरेशन हो गया। लीड जनरेशन क्या होता है कि मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है यूएस की, ऑटो इंश्योरेंस की बात करते हैं। सबसे सिंपल चीज़ है, गाड़ी की इंश्योरेंस हर बंदे को करवानी है अपनी, मैंडेटरी है। हाँ मैंडेटरी है, और हर मंथ बिलिंग होती है उसकी। तो हमारे पास हम अपनी एड्स रन करते हैं किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, उनके लिए लीड्स जनरेट करते हैं। तो हम पर लीड पे उस कंपनी से पैसे चार्ज करते हैं कि हम आपको इतनी लीड्स देंगे, आप हमें पर लीड के हिसाब से इतना पैसा दोगे, ठीक है। ओके, एंड उसके बाद हम ई कॉमर्स एफिलिएट भी करते हैं यूएस में, यूरोप में अभी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया करना। यूरोप में थोड़ा सीओडी मॉडल चलता है, यूएस में स्ट्रेट सेल चलता है। तो ई कॉमर्स एफिलिएट क्या होता है, जैसे कृष्ण भाई के बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वैसे हमारे कुछ और फ्रेंड्स हैं यूएस में जिनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एंड उनके प्रोडक्ट्स को हम अपनी एड्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, अपने स्किल्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, एंड वो हमें कुछ परसेंटेज रेवेन्यू शेयरिंग पे हमारे साथ शेयर करते हैं। कोई डील बैठती है कि जितनी सेल्स हम लाएंगे उनके प्रोडक्ट्स पे, उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलेगा। ओके, तो मोर और लेस हम 4 चीज़ें ये कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं चारों में से
मोस्ट प्रॉफिटेबल वेरिएंट आपके लिए कौन सा हो, या फिर जो जिसको आपको लगता है कि अगर एक ही चूज करना हो चारों में से, तो व्हाट यू वुड लाइक टू गो विद? न्यूट्रा। न्यूट्रास्यूटिकल, ओके। एंड जो भी लोग ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अब उन्होंने ये टर्म सुनी, ठीक है, अब इफ़ दे वांट टू गेट इनटू दिस, तो एंट्री पॉइंट कैसे रहेगा, और किस तरीके से वो अपनी, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बजट लिमिटेड है, तो अगर लिमिटेड बजट के साथ में कोई ऑनलाइन वर्ल्ड में जाना चाहता है या फिर आर्बिट्राज, एफिलिएट और ये सब चीज़ें करना चाहता है, तो उसका एक आप बेसिक जर्नी या स्टेप्स बताएंगे तो काफ़ी लोगों को हेल्प होगा उससे। ओके, जो बिगिनर्स के लिए उनको मैं न्यूट्रा नहीं रिकमेंड करूँगा करना। फर्स्ट रीज़न इज़ उसका वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, $200 $300 पर टिकट साइज़ होता है उनका एक प्रोडक्ट का, ठीक है। जितना ज़्यादा हाई टिकट प्रोडक्ट होता है उतना ज़्यादा आपको टेस्टिंग पे पैसा खर्चना पड़ता है। न्यूबीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता स्पेंड करने के लिए। सबसे लो टिकट चीज़ होती है लीड जेन। लीड जेन सबसे ईजी टू कन्वर्ट भी है, ऑल्दो काफ़ी मुश्किल है ये प्रॉफिटेबल लाना लीड जेन बिजनेस को, बट स्टार्ट करना बहुत ईजी है इस चीज़ को। उससे भी ईजी है स्टार्ट करना कंटेंट आर्बिट्राज, बट हर चीज़ के लिए आपको नेटवर्क चाहिए एक अपना। कहाँ से आपको ऑफर्स मिलेंगे, लीड जेन के हो गए। कंटेंट आर्बिट्राज के लिए 2 मेन कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, मैं नाम बता देता हूँ। एक पबप्लस है, एक शाइन्स है। अब वो अप्रूवल कैसे देंगे एक न्यूबी को, उसका आइडिया मेरे को नहीं है। मेरे को रिलेशनशिप बेसिस पे जानते थे ये लोग काफ़ी टाइम से, तो हम तो स्टार्ट कर गए थे उस चीज़ को। बट आज के टाइम पे अप्रूवल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद स्टार्ट करना इज़ नॉट अ मेन। ठीक है, ठीक है, अगर हम अप्रूवल वाली बात करें, वो एनी हाउ द पर्सन विल फिगर आउट, क्योंकि किसी को कोई बिजनेस या कुछ काम करना है तो कुछ चीज़ें तो अपने मेहनत से भी करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हर एक चीज़ मिल जाती है तो फिर कई बार लोग उसको टू ग्रांटेड भी लेने लग जाते हैं। वेरी ट्रू। वेरी फेयर पॉइंट। तो इसके अलावा मिनिमम बजट कितना अगर बंदे के पास, क्योंकि कई बार ना लोग जैसे ई कॉमर्स को बहुत ही, हमने जो देखा है, गलत तरीके से परसू करते हैं। किसी के पास में 5,000 रुपये हैं तो अब वो ई कॉमर्स करने चल पड़ता है, और फिर अल्टीमेटली वो टाइम भी ख़राब करते हैं, पैसा भी ख़राब करते हैं, और बाद में उनके लिए वो 5,000 भी एक अच्छी खासी या डिसेंट अमाउंट होती है, तो फिर वो उससे परेशान हो जाते हैं। तो अगर जो आप जो चीज़ बता रहे हो उसको करने के लिए मिनिमम कितना बजट के साथ में बंदा आए तो इट विल बी एटलीस्ट एक फेयर अमाउंट होएगी, जिसमें टेस्टिंग करके मे बी विनर, अगर बंदा पूरा मेहनती है, हम एज्यूम ये करके चल रहे हैं पूरा मेहनती है, वो एफर्ट डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदा कहता है 24 घंटे काम करने की जरूरत पड़ेगी, आई एम रेडी, लेकिन फिर भी एक बजट चाहिए, और मिनिमम कितना टाइम पर डे जो है उसको लगाना पड़ेगा, बिकॉज या तो पर्सन कहीं जॉब कर रहा होगा या फिर कहीं कॉलेज में या कहीं ना कहीं है वो एंगेज्ड है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो आप उसके लिए कैसे, आप बताओ कितना बजट या कितना टाइम मिनिमम? यार इस टाइम पे ना इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, आपको पता ही है। बहुत सारे लोग हैं जो फैसिनेटिंग नंबर से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, और हमारी इंडस्ट्री में शो ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, राइट। लोग दिखा रहे हैं हम $1 मिलियन कमा रहे हैं महीने का, असलियत कुछ और होती है बैक एंड पे। या रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत डिफरेंस होता है। कोई लोग कहते हैं हम $1 मिलियन कमा रहे हैं, उसका मतलब लोग समझ जाते हैं कि हम $1 मिलियन प्रॉफिट कर रहे हैं। हो सकता है प्रॉफिट उसका 5% ही हो, और ना भी हो। हाँ, और ना भी हो। Yes. ठीक है, तो मिस सेलिंग बहुत है हमारी इंडस्ट्री में, मिस सेलिंग बहुत है। अभी हम रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स देखते हैं कि हाउ आई मेड दिस दैट अमाउंट इन अ डे। जैसे एग्जांपल के लिए, अब मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट देयर आर पीपल जो ऐसा कहते हैं कि कैसे मैंने एक दिन में 10 लाख रुपए कमाए, कैसे मैं महीने में 3 करोड़ मतलब वो बोलते ऐसे हैं कि कोई भी समझने वाला पर्सन यही समझेगा उसने कमाए। हाउ आई मेड 3 करोड़, तो हाउ आई मेड मीन्स कि मैंने कैसे बनाए, बनाए मतलब कमाए। बट होता क्या है कि ये सिर्फ रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू में भी मोस्ट पीपल विल शो यू शॉपिफाई का स्क्रीनशॉट। शॉपिफाई पे कुछ भी नंबर जो दिख रहा है ना, उसका लेना देना लिटरली बहुत कम होता है एक्चुअल में जो आपके पास में बैंक में अमाउंट आता है। और उसके बाद भी बैंक में चाहे किसी के पास में 5 करोड़ भी आते हों, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि 5 करोड़ अगर आ रहे हैं तो बंदा 5 लाख भी कमा ले। कमा सकते हैं ओवर द पीरियड, अपने स्किल्स, अपने नेगोशिएशन पावर को यूज़ करके, अपनी मार्केटिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा के कमा सकते हैं। बट कोई रेवेन्यू क्या कर रहा है उसका प्रॉफिट से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडियन लॉजिस्टिक्स इज डिलीवरी। डिलीवरी इज डूइंग, मतलब हजारों करोड़ का बिजनेस
करते हैं वो, बट आज की डेट तक में भी कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। तो अगर हम वो वाली बात करें कि कैसे डिलीवरी 10,000 करोड़ बनाता है, तो बनाता नहीं है, उतने का धंधा करता है। धंधा करना और प्रॉफिट करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। सेम फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें, इनफैक्ट अमेजन भी आज तक शायद इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, बट दे आर द बिगेस्ट प्लेयर्स एंड जायंट्स। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कितना पैसा एक बंदे को चाहिए यस, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने में। लोग बहुत सारे नंबर्स बोलते हैं, बट एक जेन्युइन फिगर जो है वो $5,000 की है। $5,000 अगर आपके पास हैं तो आप स्टेप इन करो एफिलिएट मार्केटिंग में। नहीं तो कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस करके, जॉब करके, कुछ साइड इनकम करके आप इतना पैसा इकट्ठा करो और फिर इन्वेस्ट करो। अगर आप इससे कम लेके जंप इन करते हो बिजनेस में तो वो आपका लॉस ही होगा, फायदा नहीं होगा आपको स्टार्ट करने का। $4,000 $5,000 $4-5,000 मीन्स कि 4 कम से लाख कम रुपए। 4-5 लाख रुपए के Yes. आसपास में। तो गाइज, दिस इज द अमाउंट जो अगर आपके पास में है, ओनली देन यू कैन अफोर्ड टू गेट इनटू। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो किसी को भी गलत मोटिवेट करके कुछ भी बता दें और उसके बाद में पर्सन अपना टाइम भी स्पॉइल करे। और कई लोग ऐसा होता है कि यार ये तो चीज़ इतने में ही स्टार्ट हो सकती है, और लोग इसे इतना पैसे छापते हैं, जो लोगों की माइंडसेट है। तो फिर वो कोई ब्याज पे पैसा उठा के, कोई किसी घर वालों से झूठ बोल के ले लेते हैं, और उसके बाद में वो पैसे डुबो देते हैं। जो ये अमाउंट है ये बेयर मिनिमम है इफ़ यू रियली वांट टू मेक इनटू इट, और उसके बावजूद भी गारंटीड नहीं है कि यू विल इवेंचुअली मेकिंग द प्रॉफिट। हो सकता है कि लॉस भी हो, कुछ अमाउंट डूबे भी, और प्रॉफिटेबल कब हो पाएगा उसका कोई फिक्स्ड टाइम फ्रेम नहीं। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे मैंने बोला $5,000 है, 5,000 स्टार्ट करेगा तो वो 5,500 या 6,000 बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, 5,000 लगा के हो सकता है वो 4,000 ही बनाए, 3,000 ही बनाए, लॉस करे, पर उसके पास जो 3,000 का रेवेन्यू आया है उसको वो अपने प्रीवियस डेटा को स्टडी करके री इन्वेस्ट करेगा। हो सकता है वो 3,000 का 3,000 ही बनाए, पर उसके पास और डाटा, और ज़्यादा डेटा आया है। फिर जब वो 3,000 को री इन्वेस्ट करेगा तो हो सकता है वो $3,500 बनाए। फिर वो 3,500 को, मतलब उसके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने 3,000 लगा के 3,500 बनाए हैं। फिर वो और कहीं से इनकम ला के $5,000 जब लगाएगा तो वो 6,000 7,000 जितना भी अमाउंट होगा उतना बना सकता है। तो बेसिकली $5,000 का इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि साइकिल कैसे चलता है, ये कि ज़रूरी नहीं है कि $5,000 एक साथ लग जाएगा और उसके बाद पैसा बन जाएगा। स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। बेसिकली हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं, डेटा खरीद रहे हैं। एक तरह से ट्रैफिक को बाय करने का मतलब ये है कि हम डेटा को खरीद रहे हैं। ठीक है, डेटा के बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, CPC, CPM, CTR, CR, 100 तरह के और KPIs होते हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ता है। KPIs के बारे में एक हम डेडिकेटेड बाद में अलग पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें अगर कोई एफिलिएट में घुस गया बंदा, अकाउंट्स में क्या मोनेटाइज, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे अगर कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ काम कर सकती है भाई, तो इसको ऐसे करके देख, तो वो हम एक सेपरेट डिटेल वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम इसको आउटर लेयर से ही फ्रेम पे कवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही बता रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि 5,000 लगा के आप इंस्टेंटली प्रॉफिटेबल आओगे। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस जिसमें मेहनत, पैसा, टाइम तीनों एक साथ हैंड इन हैंड चलेगा। राइट। और मिनिमम कितना टाइम तो होना ही चाहिए, तभी बंदे को इसमें पढ़ना चाहिए। 6 months। और पर डे कितना टाइम डिवोट, मतलब पर डे लगाना है पड़ेगा, क्योंकि कई लोग अगर ऐसे हैं भाई जिसको सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है, तो इज़ इट पॉसिबल कि 1 घंटा लगा के डेली में वो कुछ कर सकता है, या फिर मिनिमम कुछ है टाइम फ्रेम जो आपको 1 लगता है? घंटा कम है। बेसिकली ज़्यादा काम इसमें रिसर्च का होता है इनिशियल फेजेस में। ओके। एक बार आपको प्रॉफिटेबल कैंपेन मिल गया, फिर 1 घंटा क्या 30 मिनट्स ही देने हैं आपको एक दिन का। बट जब तक आपको प्रॉफिटेबल कैंपेन नहीं मिलता है तब तक आपको रिसर्च में बहुत टाइम लगेगा। तब तक हसल एंड ग्राइंडिंग जो है। हाँ, तो वो 2-3 घंटे तो दिन के आपको देने ही पड़ेंगे initially। ठीक है। तो जैसे आपका तो पर्सनल नेटवर्क है, आप पर्सनल नेटवर्क के थ्रू उनसे कैंपेन लेते हैं और चीज़ें करते हैं, बट जो पर्सन न्यू स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए कुछ नेटवर्क्स होंगे? हाँ, उसके लिए नेटवर्क्स हैं। हाँ। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडिया में वी कमीशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क। वी कमीशन एक अच्छा नेटवर्क भी है, उनके साथ भी काम कर सकते हो। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मैक्स बाउंटी एक अच्छा नेटवर्क है जो न्यूबी फ्रेंडली है। मैक्स बाउंटी एक अच्छा नेटवर्क है। एफिलियाती एक अच्छा नेटवर्क है। ठीक है, ये 2 नेटवर्क्स हैं जो न्यूबी फ्रेंडली हैं। वी कमीशन इज़ ऑल्सो न्यूबी फ्रेंडली। इंडिया में नेटवर्क्स की और बात करें तो एफल करके एक नेटवर्क है, वो भी न्यूबी फ्रेंडली है। ऑप्टिमाइज मीडिया भी एक नेटवर्क है जो मुझे याद आ रहा है जो न्यूबी फ्रेंडली है। तो और भी आप रिसर्च करोगे, गूगल भी करोगे ना बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स, तो इनिशियली आपको न्यूबी फ्रेंडली नेटवर्क्स ही आएंगे, क्योंकि जो
एक्सपर्ट लेवल के एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं वो अपने आप को पब्लिकली कहीं अब नहीं देते, बताते ही नहीं है कि वो हम सिर्फ एक नेटवर्क के है। थ्रू हाँ या फिर वैसा हाँ चीज़ हाँ, होगा। वो ठीक है, रेफरल बेस्ड ही चलते हैं। डन है। हाँ तो हमें नेटवर्क समझ में आ गया, हमें बजट समझ में आ गया, हमें टाइम कितना होना चाहिए बंदे के पास में वो समझ में आ गया। अब जो बजट है, उस बजट का किस तरीके से वो यूज़ करेगा, लाइक कि मार्केट प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जैसे हम जानते हैं, तो किससे कौन सा स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है। जैसे मैं ई कॉमर्स को जानता हूँ तो मेरे हिसाब से गूगल की बजाय फेसबुक इज़ बेटर बेटर एटलीस्ट फॉर द बिगिनिंग। बाद में वो बंदा अपना एक्सपर्टीज हाँ से कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। बट फेसबुक लाइक वर्क्स मच बेटर इन द स्टार्टिंग। वैसे एफिलिएट वर्ल्ड में या जो भी हम चीज़ें की बात करें उसमें आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग साइड में किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए जो बेस्ट रहेगा या लीस्ट डिफिकल्ट हो सकता है किसी पर्सन के लिए? सो बेसिक मैं भी यही बोलूँगा कि फेसबुक एड्स बेटर रहेगा स्टार्टिंग के लिए। अगर आपको ई कॉम एफिलिएट की हम बात करते हैं यहाँ पे, ई कॉमर्स का एफिलिएट प्रोग्राम अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हो तो फेसबुक एड्स के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड एफिलिएट नेटवर्क्स की मैं बात करूँ तो DFO एक अच्छा नेटवर्क है ई कॉम एफिलिएट के लिए। गिडियप भी एक अच्छा नेटवर्क है। गिडियप शायद अप्रूवल दे या ना दे, आई एम नॉट श्योर, बट DFO आपको अप्रूवल देगा ही देगा। अगर नहीं भी देगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं अप्रूवल दिला दूंगा। DFO से मेरे रिलेशंस अच्छे हैं। तो इसी के साथ मेरा सवाल एक ये है कि इफ़ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू, अगर वो आपसे बात करना चाहता है या फिर मे बी हेल्प लेना चाहता हो, मेंटोरशिप चाहता हो, तो हाउ कैन समबडी कनेक्ट विद यू एंड क्या है उसका तरीका या फिर क्या प्रोसेस? टेलीग्राम पे मेरी आईडी है स्वीकृत2, SWIKRIT न्यूमेरिक 2। इस ओके, पे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आई अवेलेबल रहते हैं गेट उसके ऊपर? बैक टू यू। ठीक है, तो हेल्प की चीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी आपने जो चीज़ें आप बता रहे थे आप जो करते हैं उसमें आया एक चीज़ ई कॉम एफिलिएट। तो लाइक वी आर डूइंग ई कॉमर्स एंड यू आर डूइंग ई कॉम एफिलिएट। तो जैसे आपने भी पहले ई कॉमर्स किया हुआ है, अच्छे खासे टाइम तक ई कॉमर्स किया है, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड आप ई कॉमर्स ना करके ई कॉमर्स एफिलिएट क्यों कर रहे हो, ये चीज़ बताओ। ओके, सो मैंने ई कॉम मेजरली इंडियन मार्केट में किया है। ठीक है, जब मैं करता था ई जो कॉम, सेल्फ ई कॉम किया है? सेल्फ ई कॉम किया है। ओके, 2018 से लेके 2020 तक, कोविड तक मैंने ई कॉम किया और ठीक ठाक लेवल पे किया है। उस टाइम पे इंडिया में ई कॉम एफिलिएट का कोई प्रोग्राम नहीं था, राइट। सब कुछ हम खुद करते थे, वेयर हाउस, फुलफिलमेंट, सोर्सिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर, सब कुछ हमारा इन हाउस था, राइट। एंड कोविड के बाद मैंने ई कॉम, जो सेल्फ वाला ई कॉम है वो डाउन किया और मैंने ई कॉम एफिलिएट एक्सप्लोर किया यूएस मार्केट के लिए। यूएस मार्केट के लिए ई कॉम के एफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं ई कॉमर्स सेल्फ वाला ई कॉम ही यूएस में करूँगा। बट मैंने फिर ये सोचा कि इनिशियली इन्वेस्ट करने से पहले मैं एज एन एफिलिएट ट्राई करता हूँ इस चीज़ को एंड देखते हैं हाउ इट गोज़। तो मैंने जब ट्राई किया तो मेरे को सक्सेस मिली, मैं प्रॉफिटेबल रहा। एंड फिर मैंने यही सोचा कि रदर दैन मैं अपना टाइम और पैसा अपने सोर्सिंग, फुलफिलमेंट, वेयर हाउसिंग, कॉल सेंटर में इन्वेस्ट करूं, मैं अपना जो मेरा 20% या 20% के आसपास मार्जिन जो मैं एफिलिएट नेटवर्क को दे सकता हूं, ऑब्वियसली यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट से ज़्यादा मार्जिन हैं, तो मैं 20% बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, कि रादर देन मैं अपना टाइम और पैसा और सब कुछ उस वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट, सोर्सिंग में लगाऊंगा, रादर देन मैं एक एफिलिएट नेटवर्क के साथ काम करता हूं जो मेरे बिहाफ पे सारा कुछ संभालेगा। एंड मेरा जो कोर स्ट्रेंथ है वो है मार्केटिंग, मेरी टीम भी मार्केटिंग की है, मेरी खुद की कोर स्ट्रेंथ भी मार्केटिंग है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए मैंने एफिलिएट के साथ ही एफिलिएट मॉडल पे कंटिन्यू करना बेटर समझा रदर देन सब कुछ अपने हाथ में लेने का। क्योंकि वही एक कहावत है, दो कश्तियों में अगर हम पैर रखते हैं तो डूबते ही हैं। तो जिसमें मेरी स्ट्रेंथ थी मैंने उसमें स्टार्ट किया और उसी को कंटिन्यू किया, तो मेरे को उसमें सक्सेस मिली। गॉट इट, गॉट इट। बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप एक चीज़ में आपको लगता है कि बहुत अच्छे हो तो इट्स बेटर कि आप वो चीज़ ही करो और बहुत बड़े लेवल पे करो, बजाय इसके कि कई बार लोगों को स्किल्स तो बहुत कम लेवल पे होता है लेकिन वो 10 चीज़ें करने लग जाते हैं या 10 अलग अलग निशिज में काम करने लगे, एफिलिएट भी कर रहे हैं, साथ में ई कॉमर्स स्टोर भी चला रहे हैं, साथ में भी जॉब भी कर रहे हैं या कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो आपको आती है वो पिक करो और उसको जितना डबल डाउन कर सकते हो उतना ज़्यादा करें। इससे आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ते हैं और सक्सेस का जो रहता है कि प्रोबेबिलिटी वो भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो स्वीकृत भाई, इसके साथ में आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने खुद भी इंडियन ई कॉमर्स किया है काफ़ी लंबे समय तक जैसा आपने बताया, तो ई कॉमर्स जो इंडियन है
इसमें हालांकि हम जानते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं बट अगेन अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। तो लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ना कुछ ऑब्वियस गलतियां करते हैं, जिनको अगर वो थोड़ा सा संभल के चलें या उनको पता हो तो वो गलतियां ना करें, और उसके बाद में जो उनका बिजनेस हार्डली कोई प्रॉफिट बना पाता है या फिर लॉस कर रहा है, उससे वो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर इस रिलेटेड कुछ अगर आप कुछ पॉइंट शेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ऑडियंस के लिए। तो पहली बात तो प्राइस पॉइंट सेगमेंट। इंडिया में जो लोग स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं कि मान लो कृष्ण भाई का कोई स्टोर है, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता किसी का स्टोर है, एक रैंडम उन्होंने ई कॉमर्स स्टोर देखा, उस पर देखा कि कोई बंदा 999 का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, लोग करेंगे और उनको पता है कि ये मार्केट में सोर्स हो जाएगा 200-300 रुपये का एक प्रोडक्ट। लोगों को लगता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मैं 899 का सेल करता हूँ। वो स्टार्ट करते हैं, उनको सेल्स भी आती हैं और वो एक कैश फ्लो में घूम जाते हैं और इन दी एंड उनको लॉस हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता कि उनको लॉस हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि मैं 100 रुपये कम बेचूंगा, मेरे को ज़्यादा सेल आएगी, बट वो बैक एंड नंबर्स नहीं देखते कि उनकी कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि पहली बात तो प्राइस पॉइंट अपना सारी कैलकुलेशन करने के बाद एक डिसाइड करो कि मेरे को इतने प्राइस पॉइंट पे उस प्रोडक्ट को सेल करना है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, लोग रिप एंड रन बहुत करते हैं। रिप एंड रन का मेरा मतलब है कॉपी पेस्ट। मैंने देखा इस स्टोर की ये ऐड चल रही है, उसी को आपने डाउनलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया, ऐड स्टार्ट कर दी। उसमें क्या होता है, फेसबुक आपको पेनलाइज करता है, पेनल्टी डालता है। फेसबुक को पता है इस ऐड का ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, फेसबुक उसको एडवांटेज देता है, उसका सीपीएम कम आएगा। फॉर एग्जांपल एक ऐड का सीपीएम $10 आ रहा है, मैं उस ऐड को बिल्कुल ही कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो मेरा सीपीएम $20 $15 आएगा, जो कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम कर देगा। लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती हैं, उनकी सेल्स भी आ रही होती हैं बट वो कैलकुलेशंस में वीक होते हैं। कैलकुलेशंस निकल के आएंगी 1 महीने बाद, ठीक है ना, जब वो रिकनसाइल करेंगे अपना डाटा। और मैंने बहुत लोग देखे हैं वो रिकनसाइल करते ही नहीं है, वो करते रहते हैं और जब उनका मेजर उनको दिखते हैं कि बैंक में पैसा तो आया ही नहीं, रेवेन्यू में इतना दिख रहा है पर पैसा बना नहीं, तो कहाँ गया। तो मार्केटिंग साइड पे मैं ये एडवाइस दूंगा कि रिप एंड रन ना करो, अपने क्रिएटिव्स खुद बनाओ। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर फाइवर से हायर कर लो, $5-10 में वही बना देगा। अगर आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है सैलरी पे रखने का किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को या वीडियो एडिटर को, खुद भी आप सीख सकते हो। आजकल तो ऐप्स बहुत आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करो, एक आइडिया लो, उसकी क्लिपिंग्स उठाओ, उसकी सिमिलर क्लिपिंग्स यूट्यूब पे ढूंढो, आप वहाँ से आप उनको रिकनसाइल करो, रिकम्पाइल करो एंड एक अपना क्रिएटिव बनाओ। मल्टीपल क्रिएटिव्स पे टेस्टिंग करोगे तो आपको एक क्रिएटिव मिलेगा ही जो फेसबुक को पसंद आएगा, जिस पे वो सीपीएम लो देगा, साइमल्टेनियसली वो ऑडियंस को भी पसंद आएगा, जिससे वो सीटीआर हाई आएगा और आपका कन्वर्जन रेट बेटर होगा। मार्केटिंग साइड पे ये था। और ऑपरेशन साइड पे ये है कि प्राइस पॉइंट पे लोग बहुत गलतियां करते हैं। शिपिंग कंपनी से नेगोशिएट नहीं करते हैं रेट्स। शिपिंग कंपनीज अपना प्रॉफिट, जो बड़े लोग होते हैं शिपिंग कंपनीज उनसे नहीं कमाती, बट छोटे छोटे मल्टीपल 1000 लोग हैं उनसे वो अपना पैसा पूरा कर लेती हैं। तो आपको, अगर आप खुद का ई कॉमर्स इंडिया में कर रहे हो तो आपको दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड लेके चलनी चाहिए। आपको नेगोशिएशन स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए कृष्ण भाई की तरह, ठीक है, और आपकी मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट नहीं चलता आज की डेट में। 2015, 16, 17, 18 में भी चलता था, कम हो गया था, बट अब एआई आ गया है, बहुत स्मार्ट हो गई हैं चीज़ें कि कॉपी पेस्ट करना नामुमकिन हो गया है। चलेगा बट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। मतलब आप टाइम भी दे रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, पर आप वो वर्थ द मनी कमा नहीं पा रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट द पॉइंट जो मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया था। लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज हम ऑर्डर्स कर रहे हैं तो मतलब हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, और क्योंकि इसका कैलकुलेशन ऐसा है नहीं कि आज आपने एड्स में खर्चा किया तो कल आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट का। कोई ऑर्डर आपका आज का निकला हुआ परसों डिलीवर हो जाएगा, कोई ऑर्डर ऐसा भी है जो 15वें दिन भी डिलीवर होता है। तो कैलकुलेशन जो है ना ई कॉमर्स का, खास करके इंडियन ई कॉमर्स का, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आज आपकी किसी चीज़ के ऊपर ROAS 4.5 की आ रही है, वो बाई चांस किसी भी वजह से, बहुत सारे अनेकों फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो बाई चांस वो 4 के नीचे आ गया, या आपकी डिलीवरी परसेंटेज किसी चीज़ की 70 आ रही थी वो 60 पे आ गई। कब जो आप पर ऑर्डर 100 रुपीज़ या 150 या जो भी प्रॉफिट बना रहे थे वो नेगेटिव में चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और इसके बाद लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर देख के जो एक होता है ना, सबसे पहले डोपामिन रिलीज जो होती है चीज़, वो होता है, तो फिर वो अंधाधुंध स्केलिंग करने लग जाते हैं। और इससे होता ये है कि नेगेटिव स्केलिंग इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। आप अगर पर ऑर्डर 100 रुपये का लॉस कर रहे हो तो आप सोचो कि अगर आपने दिन के ऑर्डर 500 स्केल कर दिया, 1000 स्केल कर दिया, तो फिर, और इसका पता नहीं चलता। मेन बात है, इसका पता लगते लगते महीना
या इतना लंबा टाइम गुजर जाता है जब बंदे को लगता है यार कि मेरे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, बैंक में पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन बैंक में मेरे पास अगर एनी टाइम पे देखूं तो कभी पैसा खड़ नहीं रहा है। पैसा आया लेकिन वो वेंडर को देना है या फेसबुक में पेमेंट करनी है या गूगल की पेमेंट करनी है, कहीं ना कहीं पे चला जा रहा है। तो इसके लिए हमने पर्सनली अपने इन हाउस वर्किंग के लिए हमने एक टूल बिल्ड किया जो बेसिक सिंपल कैलकुलेशन करके देता है, जिसमें हम ये डालते हैं कि कोई प्रोडक्ट मैं कितने में बाय कर रहा हूँ, कितने में सेल कर रहा हूँ, क्या मेरी उसकी डिलीवरी परसेंटेज आ रही है और ROS क्या है, वो सब चीज़ें हम उसमें डालते हैं जो बेसिक नंबर्स होते हैं। और उसके बाद में वो हमें कैलकुलेटर बताता है कि भाई अगर आपका ये समीकरण रहता है, जो भी आपने नंबर डाले हैं, तो आपको पर ऑर्डर कितना प्रॉफिट होगा और पर डिलीवर्ड ऑर्डर कितना प्रॉफिट होगा। अगर हमें वहाँ पे लगती है कोई चीज़ कि यार इसका प्रॉफिट मार्जिन उतना हाई नहीं जितना इस पे होना चाहिए, तो फिर हम उसको कट डाउन कर देते हैं। लोगों को ये ना तो कैलकुलेशन आती है, या आती भी है तो वो कई बार इतने इग्नोरेंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऑर्डर्स आ रही हैं तो मतलब प्रॉफिट आ ही जाएगा यार कैसे न कैसे। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जब एग्जाम में हम कुछ भी लिखाते हैं तो भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर तो मिलेंगे, बट ई-कॉमर्स इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पर अगर प्रॉफिट आएगा तो आएगा और नहीं है तो फिर वो आपको बहुत बुरी तरीके से बहुत डैमेज दे सकता है। आई पर्सनली नो समबडी जो दिल्ली से पर्सन थे, उनका लगभग घर बिक गया गलत कैलकुलेशन की वजह से। बिजनेस स्केल करते रहे, उनको लग रहा तो बहुत पैसे कमा रहा है, क्योंकि नॉर्मली बंदे किसी को भी बाहर से अगर पता लगेगा कि भाई बंदा 200 रुपये में सामान ले रहा है और 800 में बेच रहा है, 1000 में बेच रहा है, भाई तुम्हारे तो गुल्ले बड़े मोटे हैं, तुम्हारा तो प्रॉफिट ही इतना है। लेकिन एंड में जब पता चलता है कि भाई प्रॉफिट हार्ड, अच्छा प्रॉफिट भी मैं बताऊं तो 10% 12% अच्छा प्रॉफिट माना जाता है, और ऐसे भी हैं लोग जो 2% 3% पे भी काम करते हैं। एंड उसके बाद में बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंस होते हैं अगर आप इंडियन ई-कॉमर्स कर रहे हो तो। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए जो हमने टूल बनाया है वो हम एज अ कम्युनिटी को एक अपनी तरफ से प्रेजेंट देना चाहेंगे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो टूल का नाम है प्रोप्लिक्स और उसका URL है proplix.live, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो आप वहाँ पे सिंपली साइन अप कर सकते हो। इनिशियली वो फ्री टू यूज़ है, अभी हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम उस टूल को बिल्ड कर रहे हैं और हम उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो यू कैन साइन अप देयर एंड यूज़ इट फॉर फ्री, और आप जान सकोगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। एक और गलती जो मैंने इंडियन ई-कॉमर्स में लोगों को देखी है कि ठीक है वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं, बट अगर मान लो कोई 10 20 50 प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो होता ये है कि उनके मे बी कुछ प्रोडक्ट्स ही प्रॉफिट दे रहे हैं और बाकी लॉस दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस क्योंकि प्रॉफिट में है तो लोग सब चीज़ चला रहे होते हैं। अगर वो, जैसे मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो उनको ये पता लगेगा भाई 10 में से मेरे सिर्फ 3 प्रोडक्ट हैं जो एक्चुअल में प्रॉफिट दे रहे हैं, 7 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें या तो कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे या कुछ लॉस भी दे रहे हैं। तो यू कैन ईजिली कट डाउन। ऑलवेज अप्लाई 80-20। 80% जो आपका प्रोडक्ट्स है वो हार्डली आपको 20% ऑफ प्रॉफिट देता है, एंड जो रिमेनिंग 20% ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लगभग 80% या उससे भी ज़्यादा का प्रॉफिट देता है। तो अगर हम ये अप्लाई करते रहेंगे तो बिजनेस सही तरीके से सही दिशा में आगे बढ़ेगा, और आई वुड से कि हम बिजनेस में आउट होने से बचे रहेंगे और मे बी ग्रोथ जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, फेयर इनफ। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा काम की काफ़ी बात हुई, हम अब बात करेंगे थोड़ा कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि अब जो नॉर्मल बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं एक पर्सन की वो हम सब ने लगभग पा ली हैं अपनी। ठीक है, वी आर लिविंग इन अ गुड हाउस, ड्राइविंग गुड कार एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। अब लॉन्ग टर्म आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स क्या है, वो शेयर करें अगर आप तो। यार पर्सनल गोल तो यही है बेसिकली कि खुश रहना है, ट्रैवल करना है। ये 2 मेरे पर्सनल गोल्स हैं। फैमिली को खुश रखना है, फैमिली को ट्रैवल करवाना है, जो बेसिकली हमारे पेरेंट्स हमारी छोटी उम्र में गोल्स हमें देते थे। अब गिव बैक का टाइम है, ठीक है ना, कि पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। राइट, खुश रखना है, बेसिकली हेल्दी और हैप्पी रखना है। ये हो गया पर्सनल। प्रोफेशनल गोल मैंने एज सच कोई डिसाइड नहीं किया है। मैं गो विद द फ्लो वाले में बिलीव करता हूँ। मैं अपने लिए कोई टारगेट्स नहीं सेट करता कि इस साल में मैंने ये टारगेट करना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं पिछले साल से बेटर परफॉर्म करूँ इस साल। कुछ टारगेट, बिना टारगेट, क्योंकि अगर मैंने पास्ट में टारगेट सेट करके देखे हैं, अगर मैं वो टारगेट ना अचीव कर पाऊँ तो एक सेटबैक लगता की है। फीलिंग। और हाँ, तो इसलिए मैंने, मेरे 3-4 साल से मेरा गोल है कि मैंने
टारगेट्स नहीं सेट करने हैं, बस मुझे पता है मैंने पिछले साल ये नंबर अचीव किया था, तो मैं इस साल वो नंबर से ज़्यादा ही अचीव करूँगा। कितने % ज़्यादा अचीव करूँगा वो मैं नहीं सोचता हूँ। बस बेटर करना है, हाँ, जैसा बेटर नॉर्मली करना है। कहते हैं कि आपको किसी और से कंपटीशन नहीं है, अपने अपने कल से से करना है। कंपटीशन है, उससे कुछ बेटर करें तो बढ़िया। बिल्कुल। ओके। सेकंड, मैंने इस साल का एक गोल ही मान लो कि मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, तो आज 4th डे है ओके। साल का, तो मेरे को 4 दिन हुए हैं मेडिटेशन करते हुए, ठीक है, तो अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छी बात है। मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से करने की, बट हो नहीं पाता है, हाँ। क्योंकि एक बैठना और जो मेडिटेशन वाले उसमें जाने की जो चीज़ है, कोशिश कर रहा हूँ। सोचा है कि जो कुछ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे ओशो का एक यहाँ पे चंडीगढ़ में 35 सेक्टर में है, तो वहाँ जाना स्टार्ट करना है। और क्योंकि माइंड पीस बहुत ज़रूरी है। हम ऑलरेडी काफ़ी सारी बिल्कुल। बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, और बिल्कुल। बिजनेस के साथ में ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, फ्रीडम है और सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मेडिटेशन इज़ समथिंग जो बहुत हेल्प कर सकती है। बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने रिमाइंडर दिया, तो अभी मैं इसके लिए जल्दी वर्किंग करूँगा। बिल्कुल। आपकी पर्सनल लाइफ का अगर मैं एक नॉर्मल डे की बात करूँ, तो हाउ डज़ इट लुक लाइक, कि आपका शेड्यूल नॉर्मली क्या रहता है, और सुबह से एक बार उठने से लेकर सोने तक का एक जनरल शेड्यूल क्या रहता है? अगर आप वो बताएंगे तो ओके, बड़ा हेल्प होगा। मैं बताता हूँ। मैं 11 बजे के आसपास उठता हूँ सुबह, ओके। क्योंकि मैं लेट सोता हूँ, वहाँ पे भी आते हैं। ठीक 11 है। बजे मैं उठता हूँ, ओके। ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, एंड मैं 1 बजे के आसपास ऑफिस पहुँचता हूँ। हमारे वैसे ऑफिस टाइमिंग्स 10 से 7 हैं, बट हमारी रिमोट टीम भी है जो रात को भी काम करती है, तो बेसिकली वी आर वर्किंग 24/7, क्योंकि हमें यूएस मार्केट में काम करना है, तो रात को कैंपेन्स को मॉनिटर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पर्सनली 1 बजे ऑफिस आता हूँ, 7 साढ़े 7 तक ऑफिस बैठता हूँ, एंड देन उसके बाद घर जाता हूँ। उसके बाद कोशिश रहती है कि मैं जिम जाऊँ। जिम ना जा पाऊँ तो हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। यहाँ मैंने अभी रिसेंटली मेटा क्वेस्ट 2 परचेज़ किया था, उसमें मैंने एक्सरसाइज वाली गेम्स जैसे टेबल टेनिस खेल लेता हूँ या क्रिकेट ही खेल लेता हूँ, तो उससे ताकि मेरी एक्सरसाइज डेली हो ही हो। मतलब गोल रहता है कि मैं एक्सरसाइज करूँ ही करूँ, बीट इन द फॉर्म ऑफ जिम और इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्पोर्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल जो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है या लोग काम कर रहे हैं वीआर पे, तो उसमें भी मज़ा आता है। ठीक है, 9:30 बजे के आसपास मैं घर आता हूँ जिम या खेलने के बाद आके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मम्मी पापा के साथ बैठता हूँ 1 घंटा, उनके साथ डिनर करता हूँ। 10:30 बजे के आसपास मैं अपने रूम में जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, गाने वाने सुन लिए, कुछ यूट्यूब पे कोई व्लॉग्स देख लिए, चिल करता हूँ। गाने कौन से, पंजाबी या फिर 1960s किशोर दा वाले? नहीं नहीं, कुछ भी सुन लेता हूँ, मतलब अच्छा, ऐसा कोई। चूज़ ही नहीं हूँ मैं, ओके। बट दोनों पसंद है मेरे को। ठीक है। ठीक है, गाने सुन लिए, कोई यूट्यूब पे व्लॉग्स देख लिए, कुछ भी कर लिया, ठीक है। आधा घंटा वो किया। उसके बाद फिर मैं लैपटॉप खोलता हूँ एक बार, ओके। रिव्यू देखता हूँ कि पूरे दिन में क्या काम हुआ आज। ठीक है, कोई रिपोर्टिंग है, किसी से मीटिंग है, तो मैं वो 11 से 12 के बीच में मीटिंग सेट करता हूँ नाइट में? नाइट में, क्योंकि हमारे एफिलिएट मैनेजर्स नाइट में ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हमारी दूसरी टीम भी नाइट में अवेलेबल होती है, या कोई मीडिया बायर्स है उनसे भी बात करनी है, तो मैं रात में ही प्रेफर करता हूँ कि 11 बजे के बाद रात को मेरी मीटिंग शेड्यूल हो। 11 से 12 साढ़े 12 तक मेरी मीटिंग्स तक मैं फ्री हो जाता हूँ। ठीक है, 10:30 11:30 12:30 2 घंटे मैंने काम कर लिया। उसके बाद फिर कभी फ्रेंड्स के साथ चाय पीने चले गए, रात को गेड़ी मारने चले गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ होना, इंजॉय करना, रोज़ हंसी मजाक करना। तो कोशिश रहती है कि 7 में से 5 दिन हम ऐसी गेड़ी पे निकलें, चाहे आधे घंटे की गेड़ी हो, चाहे 2 घंटे का टाइम हो। और ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें सिर्फ बकचोदी करते हैं, हम अपनी बिजनेस के बारे में भी बात करते हैं। मतलब जब मेरी बिजनेस फील्ड, वाले लोगों का अपना ग्रुप है, हाँ तो चाय के साथ भी काम की ही बात हो जाती है कि हाँ, वो वाला एग्जैक्टली कैंपेन बढ़िया चल रहा है आजकल, गूगल बढ़िया चल रहा है आजकल, फेसबुक एग्जैक्टली, का परफॉर्मेंस पी मैक्स चीज़ आई हुई है गूगल हाँ पे, वो अच्छा काम कर रही है। तो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल, डिस्कशन में मस्ती के साथ में काम की बात भी हो हाँ जाती है। एग्जैक्टली, मतलब मेरे इंटरनेट मार्केटिंग वाले दोस्त नहीं हैं, वो स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स ओके। हैं। ओके। बट हाँ, कोई ना कोई किसी ना किसी टाइप का बिजनेस या अच्छी जॉब कर रहा है, तो हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम ये कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप को रोज़ की बिजी लाइफ से अलग रिलैक्स रहने के लिए, रिलैक्स थोड़ा अपने रहने के आप को लिए। करना। ठीक है, 2 ढाई बजे तक वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर से लैपटॉप खोल लिया, थोड़ा बहुत काम देख लिया। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्डकोर काम होता है, काम चल रहा होता है साइमल्टेनियसली, दूसरी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ और भी चल रहा होता है, कोई मूवी चल रही है, कुछ चल रहा है, मतलब हाइब्रिड मोड में काम होता है। फिर 4 साढ़े 4, मतलब मैंने बेड टाइम अलार्म अपना 4 बजे का लगाया हुआ घड़ी पे कि 4 बजे तो सोना ही सोना है हर हालत में। ओके। तो 4 बजे सोते हैं, तो साढ़े चार बज जाते हैं सोने सोने में। 4:30 से 11 एक बढ़िया पीसफुल नींद लेते हैं।
बट हाँ अभी चंडीगढ़ में नाइट में चाय कॉफ़ी मैगी के लिए कौन सी जगह बेस्ट है? चाय कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए बेसिकली बस 17 बस स्टैंड के सामने चाय वहाँ पे भी मिलती है। और आजकल क्या अपने छोटे छोटी जैसे चाय सुट्टा बार है या देसी अर्बन चाय, ये 3B2 में आजकल काफ़ी बने हैं, बहुत ज़्यादा लाइन है। में और रात को आप 2 और बजे अच्छा माहौल जाओगे बनता है। बहुत रश होता है, मतलब हम्म। 300 लोग होते हैं रात के 2 बजे भी वहाँ पे। तो मेला ही लगा होता है, तो अच्छा लगता है। भाई एक पर्सनल सवाल है, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ लाइफ या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई हार्ट ब्रेकिंग चीज़ हुई हो जिससे होता है बंदा कहीं ना कहीं जो बहुत अंदर तक गई, ऐसा कोई आप अपना मोमेंट शेयर करो। मल्टीपल हैं, बट एक मेरी बहुत बड़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ये थी कि जब मैं ओडेस्क पे काम करता था तो ओडेस्क ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया था बिना किसी रीज़न के। जैसे गूगल बिना किसी रीज़न के अकाउंट एडसेंस सस्पेंड करता करता था, है, हाँ। एडसेंस करता था, वैसे ओडेस्क ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। उस टाइम मैं $5,000 महीने का ऑटोमेशन पर अर्न कर रहा था। 2016 की बात है वो। एंड एकदम वो मेरे को झटका लगा ओवरनाइट। मतलब मैंने सुबह उठ के लॉगिन किया तो मेरा प्रोफाइल बैन था, मेरी सारी अर्निंग्स होल्ड पे थी। तो बहुत बड़ा झटका लगा था। तो क्योंकि मैं पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे रहा था उस टाइम पे कि अपना हम कमा रहे हैं, सातवें बट आसमान पे होते हैं हम लोग की एक चीज़ चल पड़ी है, अब उसके हाँ लेके बहुत सारी प्लानिंग्स और वो सब चीज़ें और एकदम से ग्राउंड पे आ जाना। एग्जैक्टली और वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न है मेरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरुआत का भी, कि ओके, हमारे पास ज़रूर एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि ये नहीं चल रहा है तो फिर क्या करेंगे हम। राइट। उस टाइम पे तो कुछ सोचा नहीं था, उस टाइम पे तो ये था कि चलता रहेगा। बट हाँ वो एक बहुत बड़ी मोमेंट थी मेरे लिए। एनी रिग्रेट अबाउट एनीथिंग? रिग्रेट अबाउट एनीथिंग एज सच अभी तक मेरी लाइफ में मेरे को किसी चीज़ का नहीं नहीं, है। ठीक है। होगा तो मैं बता ऐसा दूंगा। कोई इंसान जिनसे मिलना चाहते हो और अभी तक मिल ना पाए हो, कोई भी पर्सन? गगनप्रीत सर से मिलने की कोशिश करते रहते हैं, वो कम ही मिलते हैं, साल में 1-2 बार मिलते हैं, उनको रीच आउट करते रहते हैं हम। काम में आजकल काम भी शायद नहीं कर रहे काम हो, नहीं कर रहे संन्यास वो, वगैरह की बात हमें हाँ। पता तो चली थी। इसीलिए हम उससे उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनकी वजह से हैं जो कुछ हैं। बिल्कुल। हु इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन यू हैव देयर कॉन्टैक्ट इन योर फोन? यार पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फ़ोन में, उनके साथ हम काम भी कर चुके हैं। एक टाइम पे हम यूट्यूब पे व्यूज़ सेल करते थे। ओके। तो हाँ बहुत लोग हैं। बड़ी इंडस्ट्री है व्यूज सेल करने वाली। बहुत बड़ी इंडस्ट्री। ओके। तो जो हम सॉन्ग्स के साथ में या किसी भी जो आज के टाइम पे बात आती है कि ये ट्रेलर लॉन्च होने के साथ में इतने व्यूज़ आ गए या इतनी चीज़ आ गई, उसमें कुछ व्यूज़ फेक भी होते हैं या फिर बाय वाले भी होते हैं? फेक नहीं होते, पहले फेक व्यूज़ बहुत चलते थे। ओके। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम भी स्मार्ट है, तो बेसिकली हम गूगल एड्स के थ्रू ही उसकी वीडियो को प्रमोट कर रहे होते हैं। ओके। तो वो होता जेन्युइन व्यू ही है। जब आप बस वो वीडियो ऐड पेड देखते के हो, थ्रू हाँ वो होता है, पेड ऑर्गेनिक व्यू नहीं। है, हाँ। ओके तो ओके। हमें बस थोड़ा ऑप्टिमाइज करके ऐड चलानी आती है, तो हम एक नॉर्मल बंदे से सस्ते में व्यू लाके महंगे में बेच views सकते हैं, तो उसको भी हम आर्बिट्राज बोलेंगे। ओके, गॉट इट। ठीक है, हमने काम की रिलेटेड चीज़ें आपके शुरुआत से लेकर पर्सनल की बात की, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 2 नॉन नेगोशिएबल्स फॉर यू, जिस पे आप कहते हो कि भाई इन चीज़ पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। स्लीप ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। स्लीप का मतलब इतने घंटे, हाँ। कुछ कितना? 6 घंटे मिनिमम स्लीप होनी चाहिए। ओके। मतलब जितना मर्जी आपका बिजी शेड्यूल हो, स्लीप नहीं होएगी तो स्लीप एंड हेल्दी फूड ओके। खाना ही चाहिए। वो मैंने पिछले साल का मेरा रेजोल्यूशन ये था कि मैं हेल्दी फूड और हेल्थ पे फोकस करूँगा। तो मैंने जिम विम काफ़ी अच्छा किया था, पहले मैं काफ़ी मोटा था, तो हाँ, अब मुझे सही। वो याद है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। ठीक है। एंड प्रोफेशनल लाइफ में अगर देखा जाए तो हार्ड वर्क और लर्निंग, मतलब लर्निंग कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए। मैं आज भी कोर्सेज परचेज करके देखता हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर मेरे को कोई चीज़ उसमें एक भी चीज़ अच्छी लग गई जो मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, हो सकता है वो मैं उस चीज़ में जो बंदा मेरे को सिखा रहा है उस चीज़ में ना ना इम्प्लीमेंट करूँ, हो, बट अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ वाइज ये हो गया, स्लीप एंड फूड, और प्रोफेशनल लाइफ में कंटिन्यूस लर्निंग। लर्निंग, यस। राइट ऑन। बुक्स पढ़ते हो? नहीं। 2 मूवीज़ जो आउट ऑफ जो हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़ देखी होंगी, तो 2 मूवीज़ जो आप अगर अपने टॉप 2 मूवीज़ सिंपली। बॉलीवुड की बात करें तो 3 इडियट्स वाज जिसने मेरे को आज बनाया, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ कि 3 इडियट्स की वजह से मैं आज हूँ। ये मेरे को जो पसंद था मैंने वो किया, रादर देन भेड़ चाल में लग के जॉब करी जो मेरे सारे कलीग्स ने करी। ओके। ठीक है। सेकंड, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, मेरे को काफ़ी पसंद है मूवी। वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल। 2 वेब सीरीज। वेब सीरीज़ एस्पिरेंट्स TVF की आई थी, मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट, ओके।
2 यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल्स तो यार बहुत हैं अब। नहीं नहीं, जो 2 आप मतलब जैसे मेरे लिए एलेक्स हरमोजी है। ओके। एलेक्स हरमोजी इज समबडी जो मैं अगर एक भी वीडियो का मुझे 5 मिनट का भी टाइम मिलता है तो आई वुड जस्ट गो टू यूट्यूब एंड या तो पहले ही वो सबसे पहले होता है या फिर एलेक्स लिखते ही वो आ जाता है ऐसे। ओके। हाँ तो अगर हम व्लॉगिंग के उसमें देखें, मैं व्लॉगर्स को बहुत देखता हूँ, तो ट्रैवलिंग देसी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर है। ओके और अगर हम इस चीज़ में देखें, प्रोफेशनल लाइफ में या किसी उसमें चीज़ में देखें, तो संदीप महेश्वरी को मैं सुनता हूँ, काफ़ी सुनता हूँ। ओके। अभी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा वाला एक चला हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि कौन सही साइड पे है? यार सही गलत कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, सब कुछ एक पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। संदीप महेश्वरी ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, विवेक बिंद्रा का नाम नहीं नहीं लिया लिया, था, वो बिल्कुल। खुद ही आगे आया। बिल्कुल। ठीक है, बट अब वो MLM नहीं कर रहा है जितना मुझे लगता है। उसने बहुत अच्छे से प्ले किया है गवर्नमेंट के लॉज को। अब वो सही है या गलत है मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट हाँ उसने स्मार्टली प्ले किया है। और एथिकल या अनएथिकल है वो भी उसी को ही पता है, मेरे को नहीं पता, बट हाँ जो चीज़ हो रही है ठीक है। हाँ। 2 ब्रांड्स किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ के 2 ब्रांड्स जो यू विल पिक, 2 ब्रांड्स। ओके। फैशन में आ जाएं तो लुई विटॉन मेरे को काफ़ी पसंद है। ओके। और सोल्ड स्टोर भी मेरे को काफ़ी पसंद है। तो बहुत लग्जरी हो गई और बहुत बेसिक हो गया, ये फैशन में आ गए। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल। ओके। ठीक है ना। ठीक है। स्कोप मार्केट जिसमें आपको लगता है कि भाई इस मार्केट में भरा मतलब बहुत स्कोप है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पिक करना हो। मैं तो कहूँगा इंडियन ई कॉम करो, बहुत पैसा है। ठीक है, मैं भी बोलूँगा इंडियन ई कॉम करो, एक्चुअल में बहुत पोटेंशियल है। हाँ, हसल है, ईजी टू स्टार्ट है, इजी टू स्टार्ट है, बट आपको राइट रिसोर्सेज आने चाहिए। आने चाहिए, सही माइंडसेट, सीखना, नॉलेज वो होना चाहिए। उसके लिए ही हमारी जो गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल का पर्पस ही ये है कि जो भी थ्रू आउट द ईयर हमने खुद अपना ई कॉम बिजनेस करते हुए सीखा है उसको लोगों तक पहुंचा सको। और एटलीस्ट जो बंदा यार बहुत मेहनत कर रहा है, जो जेन्युइनली एफर्ट कर रहा है कुछ करने का, और जैसे अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था कि वे डिस्प्यूट का, ढूंढने पे भी कोई पॉडकास्ट नहीं मिला यूट्यूब पे कि कोई वे डिस्प्यूट या वे डिस्क्रिपेंसी को बारे में बता सके, तो हमने वो चीज़ करी। अब ये भी ऐसी चीज़ें हैं, लोग बहुत बड़े बड़े गेस्ट को ले आते हैं और फिर वो ऐसी बातें करते हैं जो हमारे लिए फॉलो करना ग्राउंड लेवल पे नहीं होती, ग्राउंड लेवल पे नहीं होता। तो दैट्स वाई मेरा जो ट्राई है वो ये है कि जो अपने सर्कल में जो बेस्ट चीज़ें चल रही हैं, जो वर्किंग चीज़ें हैं, हम उसके बारे में बात कर सकें। तो बेस्ट एडवाइस यू हैव गॉट फ्रॉम एनीवेयर, आज तक आपका जो बेस्ट एडवाइस मिला है, अगर आप वो शेयर करो। ओके, मल्टीपल हैं। अगर हम काम के रिलेटेड बात करें तो सबसे पहला तो ये कि नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, पहले लर्न करो, फिर एल रिमूव करो तो अर्न करोगे आप। ठीक है, ये तो है ही है। उसके बाद जो आप अर्न कर रहे हो तो कितने % इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने % सेव करना चाहिए, कितने % अपने पे स्पेंड करना चाहिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रूल है जो कि आपको लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा रूल यही है 33 33 33। ठीक है, 33% इन्वेस्ट करो, 33% सेव करो, 33% अपने पे स्पेंड करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी यू आर अर्निंग। जब आप कंपाउंड करके उसको आने वाले 10 सालों में देखोगे तो वो कंपाउंडेडली बहुत ग्रो करेगा। अच्छा खासा अमाउंट, राइट ऑन। ठीक है, आज अगर मान लेते हैं कि स्वीकृत मलिक को आज के दिन में स्टार्ट करना है और ऑनलाइन में कोई भी चीज़ में जाना है, तो व्हाट वुड यू पिक टू बिगिन गेट इनटू द ऑनलाइन वर्ल्ड? ओके, तो सबसे पहले तो यूट्यूब से ही आप स्टार्ट कर सकते हो नॉलेज लेना। ठीक है, नॉलेज बहुत सारी अब यूट्यूब पे मिस सेलिंग बहुत होती है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फोरम्स बता सकता हूँ जिस पे आप ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट कर सकते हो, एक्चुअल लर्निंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के 2 फॉरम्स हैं, एक है आई एम एफिलिएट, वो एक अच्छा फॉरम है, उसकी सब्सक्रिप्शन इज़ $50 पर मंथ आई थिंक, नॉमिनल है। एक है STM फोरम, स्टैक दैट मनी बोलते हैं उसको। लिंक्स दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, $99 पर मंथ है शायद, बट दोनों में जेन्युइन चीज़ें सिखाई गई हैं, कुछ फालतू की मिस सेलिंग नहीं हो रही है, कोई अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है। जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं अपनी केस स्टडीज़ को शेयर कर रहे हैं, एंड उस लेवल जैसा हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल वर्किंग चीज़ की रॉ एंड रियल फॉर्म में, नो BS स्टफ, नो बी स्टफ, तो वो वहाँ पर मिलती हैं, राइट ऑन। कोई मेंटोर है जिनको आप जिनसे बात करते हो इन टफ टाइम्स या कुछ उस तरीके से, जैसे गगन भाई के अलावा ऑब्वियसली आपने फ्रेंड सर्कल बहुत है जो मेरी हेल्प करता है, जो मर्जी पर्सनल हो प्रोफेशनल लाइफ हो, तो फ्रेंड सर्कल मेरा काफ़ी अच्छा है।
जिनके साथ मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ। पेरेंट्स के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ, उनसे भी सब कुछ डिस्कस करता हूँ। जो भी हम कोई भी काम करते हैं उसमें ना टाइम के साथ ट्रेंड बदलता रहता है, तो टाइम के साथ में जो ट्रेंड क्या चल रहा है और किन चीज़ों को मे बी टेस्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी हम वी कैन गेट इनटू इट, तो ये फॉरम्स हैं, दीज आर सफिशिएंट इनफ, या फिर और भी कोई ऐसा तरीका है जिसको आपको लगता है जैसे कोई मे बी इंस्टाग्राम चैनल या कुछ भी ऐसा जहाँ से नए ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है और पर्सन अगर उससे कनेक्ट रहता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड को जान सकता है पहले? यार पर्सनली मैं तो ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करता, बट हाँ, गोइंग टू द कॉन्फ्रेंसेस मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई कॉन्फ्रेंस मिस ना करूँ, बीट यूएस, बीट यूरोप, दुबई, बैंकॉक, जितनी भी कॉन्फ्रेंस हमारी इंडस्ट्री की अच्छी हैं मैं उसमें जाता हूँ। इसीलिए जाता हूँ कि मेरे को पता लगे नई ट्रेंडिंग चीज़ क्या आने वाली है या क्या चल रहा है ट्रेंडिंग, तो इसमें कॉन्फ्रेंसेस के बेस पे ही ट्रेंड्स को लर्न करता हूँ। तो फॉरम्स और कॉन्फ्रेंसेस आर द इनफ जो चीज़ें, ठीक है, इनफ फॉर मी। ठीक है। तो अब हम फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट में पहुंच चुके हैं। हमारी एक पहले बात हुई थी पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कि भाई का कहना था कि भाई मैं पहली बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वसनेस होगी, बट आई वुड से कि भाई ने बहुत अच्छा किया है, कहीं भी फील ही नहीं होने दिया कि ऐसा भाई फर्स्ट टाइम है। तो अभी एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक को चूज़ करना है। यू कैन नॉट से कि दोनों में से कोई भी नहीं, एक को पिक करना ही करना है, जो भी पसंद आता है। तो आईफोन या एंड्रॉयड? आईफोन। मैकबुक या विंडोज़? मैकबुक। मर्सिडीज़ या BMW? BMW। फेसबुक या गूगल? फेसबुक। रेवेन्यू या प्रॉफिट? प्रॉफिट। रश्मिका या दीपिका? दीपिका। मूवीज़ या वेब सीरीज़? वेब सीरीज। गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड? ब्रेकिंग बैड। KGF या बाहुबली? बाहुबली। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। कोहली या रोनाल्डो? कोहली। दुबई या सिंगापुर? दुबई। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? वर्क फ्रॉम ऑफिस। ओनिंग या रेंटिंग? ओनिंग। समोसा या पास्ता? समोसा। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट। घर की दाल या बाहर की बिरयानी? बाहर की बिरयानी। जोमेटो या स्विगी? स्विगी। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। गोवा या मनाली? मनाली। चाय या कॉफ़ी? चाय। कांग्रेस या BJP? आम आदमी पार्टी। ओके। कैजुअल या फॉर्मल? कैजुअल। जिम या योगा? जिम। गांधी या सरदार पटेल? गांधी। न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली? जॉइंट। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। INR या USD? USD। ब्लू डार्ट या डिलीवरी? ब्लू डार्ट। अमेजन या फ्लिपकार्ट? अमेजोन। रामायण या महाभारत? रामायण। लिसनर, आप ज़्यादा लिसनर हो या टॉकेटिव? लिसनर। इंस्टा या स्नैपचैट? इंस्टा। रणवीर इलाहाबादिया या रासमानी? वो जो ऐसे ऐसे करता है कौन है वो? वो रणवीर इलाहाबादिया। हाँ। बियर बाइसेप्स वाला। हाँ, बियर बाइसेप्स वाला। हाँ, ओके, तो बियर बाइसेप्स है। हाँ। ठीक है। सलमान या शाहरुख खान? शाहरुख। तो ये था रैपिड फायर राउंड और हमने एक बहुत ही फन बातचीत की, काफ़ी मुझे भी काफ़ी नई चीज़ें पता चली हैं और आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि आप लोगों को भी कुछ नई चीज़ें पता चली हो और इनका यूज़ लेके यू विल डू समथिंग इन योर बिजनेस और मे बी किसी भी तरीके से यू विल गेट इनटू समथिंग। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा एक जेन्युइन एफर्ट जो था वो आपको पसंद आया होगा। लास्ट में हम पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे विद वन सजेशन फॉर एवरीबडी जो मे बी न्यू बी वांट टू गेट इनटू द गेम, उनके लिए एक क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन यही रहेगा यार, लर्न करो, लर्निंग पे अपना फोकस रखो। मैं आज भी, मेरे को 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, फिर भी मैं लर्निंग स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। मैं रोज़, मेरा कोशिश रहता है कि चाहे आधा घंटा हो मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ लर्न करूँ, चाहे वो यूट्यूब से करूँ, चाहे वो किसी फोरम से करूँ, चाहे वो किसी कोर्स की कोई एक वीडियो देख के करूँ। तो लर्निंग स्टॉप नहीं करनी, नेवर स्टॉप लर्निंग, ये मेरी एक सजेशन रहेगी। थैंक यू सुकृत भाई, थैंक यू लिटरली कृष्ण इट भाई, वाज आपसे वेरी बहुत अच्छा लगा एंजॉयबल बात करके। मोमेंट। और कैसा रहा फर्स्ट पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस बताओ? इतना लंबा फर्स्ट था, वैसे मैंने मल्टी लॉगिन के साथ भी एक पॉडकास्ट किया हुआ है छोटा सा, ओके, बट ये वाला बहुत बढ़िया था। ठीक है, नर्वसनेस नहीं होने फील होने दी कृष्ण भाई ने। क्योंकि अपने लैंग्वेज का और वो चीज़ का रह गया। एग्जैक्टली। तो बेस्ट ऑफ लक द फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल, और हम जल्दी मिलते हैं और इस कारवां को फिर दोबारा आगे बढ़ाएंगे। हे गाइस, मैं हूं कृष्ण। मैं जानना चाहूँगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया एपिसोड देखने के लिए।